वर्ब के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण वर्ब के प्रयोग और उससे रिलेटेड जो भी ग्रामेटिकल टर्म्स हैं उनका हम प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने प्रयास किया है इस वीडियो में वर्ब चैप्टर के बारे में कि परिभाषा रटना नहीं पड़े, परिभाषा समझ में आनी चाहिए। तो जब परिभाषा समझ में आ जाएगा तो आप खुद परिभाषा बना सकते हैं। परिभाषा रटने की चीज नहीं है, परिभाषा समझने की चीज है। जैसे पहले वीडियो में हमने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया, वर्ब में आपका फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया। तो उसकी परिभाषा अगर आप समझ गए तो परिभाषा आप खुद निकाल ले सकते हैं। तो इसमें हम देखें, एग्जाम्पल से ही मैंने इस सारी चीज को समझाया है। He is a fine player। देखिए यहाँ is का मतलब है, यहाँ is का मतलब है होना, बनना, रहना। यह मेन वर्ब भी है। तो इस होना क्रिया को ऐसे हम टू बी वर्ब कहते हैं। इस टू बी वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। इसको लिंकिंग वर्ब भी कहेंगे। लिंकिंग वर्ब कहते हैं जिसका अर्थ अधूरा हो, जिसके प्रयोग से वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो। यहाँ पर इसका होना अर्थ है, इसलिए टू बी वर्ब भी है। और टू बी वर्ब जो है यह मेन वर्ब के रूप में भी है, मुख्य क्रिया के रूप में भी है, मेन वर्ब। अब देखिए इज जो है, इसके बारे में हम 3 बात लिखे। टू बी वर्ब क्यों है? कि इसका अर्थ होना है। तो कहेंगे कि कैसे समझेंगे कि इसका होना अर्थ होगा? तो होना होगा जब उसके बाद या तो नाउन रहे चाहे एडजेक्टिव रहे, नाउन रहे या एडजेक्टिव। जैसे ही इज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव हो गया। तो टू बी वह ईमानदार है मतलब होना। बनना भी अर्थ है, रहना भी अर्थ है। तो इसको हम देखेंगे इसका प्रयोग में। लिंकिंग वर्ब इसको क्यों कहें? लिंकिंग वर्ब कहते हैं जिसका अर्थ अधूरा हो। जैसे ही इज कहेंगे तो वाक्य का अर्थ अधूरा है, पूरा नहीं है। तो यह टू बी वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इज आर एम, यह प्रेजेंट टेंस में है। अब मेन वर्ब क्यों कहेंगे? क्योंकि यही मुख्य क्रिया है, होना अर्थ है। तो मेन वर्ब किसको कहते हैं? जो वर्ब सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट को दर्शाता है। एक्शन क्या है, स्टेट क्या है? स्टेट है होना, अवस्था उसकी है होना, इसलिए उसको मेन वर्ब कहेंगे भी। तो टू बी वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव आ जाए, नाउन या एडजेक्टिव यहां पर लिख सकते हैं। ए फाइन प्लेयर के जगह पर हम इसमें नाउन आया, या एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आ सकता है, या सिर्फ हम एडजेक्टिव भी दे सकते हैं। ही इज ऑनेस्ट, सिर्फ हम एडजेक्टिव भी दे सकते हैं। तो टू बी वर्ब किसको कहेंगे? इज आर एम टू बी वर्ब कब है? जब उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव या एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, तो वहां पर इज आर एम जो है टू बी वर्ब है, जिसका अर्थ होना है। यह मेन वर्ब कैसे है? क्योंकि यह अवस्था बता रहा है, होना, होने की अवस्था है। और लिंकिंग वर्ब क्यों कहा इसको? क्योंकि इसका अर्थ अधूरा है। तो यह तीनों वर्ब हो सकता है। फिर से इसको समझेंगे। टू बी वर्ब का पहचान, इज आर एम कब टू बी वर्ब है? जब इसके बाद नाउन आए, चाहे एडजेक्टिव आए या एडजेक्टिव प्लस नाउन आए, तो इसका अर्थ होना होता है, या बनना या रहना। इसको हम टू बी वर्ब कहते हैं। यह टू बी वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इज आर एम, यह प्रेजेंट टेंस में। अब मेन वर्ब क्यों है? क्योंकि यही मुख्य क्रिया है इस वाक्य में, जो स्टेट को दर्शाता है। तो पहले याद कर लें कि मेन वर्ब किसको कहते हैं।
जो वर्ब सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट को दर्शाता है। स्टेट क्या है? होना। तो इसको हम मेन वर्ब भी कहेंगे। और तीसरा, इसको लिंकिंग वर्ब क्यों कहेंगे? लिंकिंग वर्ब इस स्थिति में कहेंगे क्योंकि लिंकिंग वर्ब का अर्थ अधूरा होता है, तो उसके अर्थ को ये सब पूरा करने के लिए आया है। तो जो लिंकिंग वर्ब के अर्थ को, इसको देखें यहां पर पास्ट में, इज आर एम का पास्ट टेंस वाज वेयर, इसे ही वाज ए डांसर, तो यहां पर टू बी वर्ब है, पास्ट टेंस में है। लिंकिंग वर्ब इसलिए क्योंकि अगर यही पर वाक्य रहता ही वाज तो अधूरा वाक्य होता। मेन वर्ब यही इसलिए है कि यही मुख्य क्रिया है, यही मुख्य क्रिया है जो सब्जेक्ट के स्टेट या एक्शन को दर्शाता है। तो सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट को दर्शाता है, उसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। तो अब ये डांसर क्या हो गया? कंप्लीमेंट हो गया, क्योंकि यह जो लिंकिंग वर्ब इसको माना जिसका अधूरा अर्थ होता है, तो लिंकिंग वर्ब के अधूरे अर्थ को जो पूरा करता है उसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ए डांसर क्या है? कंप्लीमेंट है, जो अधूरे वर्ब टू बी वर्ब वाज के अर्थ को पूरा किया। फिर कंप्लीमेंट के बारे में आगे हम पूरा विस्तार से देखेंगे। शी इज बिजी एवरी फ्राइडे, वह प्रत्येक फ्राइडे को व्यस्त रहती है। तो रहना क्रिया इसका हो गया। तो टू बी वर्ब आपका, टू बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ गया। तो आप देखें कि यह टू बी वर्ब होना क्रिया है, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। इस टू बी वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब इसलिए कहेंगे कि इज के बाद अगर कोई शब्द नहीं हो तो इसका अर्थ अधूरा रह जाएगा, इसलिए लिंकिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, क्योंकि यही वाक्य में एक वर्ब है, एक ही वर्ब है जो सब्जेक्ट के एक्शन या स्टेट अवस्था को बता रहा है, तो इसलिए यह मेन वर्ब भी है। तो टू बी वर्ब जो है लिंकिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। कब? जब उसके बाद कोई नाउन हो या कोई एडजेक्टिव हो, इसको ध्यान रखना है। कोई नाउन हो या एडजेक्टिव हो या एडजेक्टिव प्लस नाउन हो। नाउन को विशेषता बताने के लिए पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है। तो कोई आपसे पूछे कि टू बी वर्ब का पहचान क्या है, तो कहेंगे टू बी वर्ब का पहचान है कि उसके बाद या तो नाउन आए, या तो एडजेक्टिव आए, या तो एडजेक्टिव प्लस नाउन आए। एग्जाम्पल में, ही इज ए डांसर, नाउन आया, ही इज ऑनेस्ट, एडजेक्टिव आया, ही इज ए गुड बॉय, गुड एडजेक्टिव, अब बॉय नाउन साथे आया। तो इस स्थिति में हम इज आर एम प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में वाज वेयर, अब फ्यूचर टेंस में विल बी या शैल बी के बाद नाउन आए, एडजेक्टिव आए या एडजेक्टिव प्लस नाउन आए, तो वैसी स्थिति में इज आर एम प्रेजेंट, पास्ट में वाज वेयर और फ्यूचर में विल बी या शैल बी को हम टू बी वर्ब कहेंगे या लिंकिंग वर्ब कहेंगे या मेन वर्ब भी कहेंगे। ठीक है। अब देखिए फ्यूचर में है, ही विल बी ए टीचर। देखिए टू बी वर्ब फ्यूचर टेंस में है, इसके बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। ही विल बी रेडी, तो वह तैयार होगा। रेडी क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव है। रेडी जो है आपका एडजेक्टिव है, टीचर नाउन है, इसलिए यह विल बी जो है सो टू बी वर्ब है। तो तीनों टेंस में अर्थ हो गया कि वह एक अच्छा गायक है, वह व्यस्त है या व्यस्त रहता है, वह डांसर था, वह टीचर होगा या टीचर बनेगा, वह ईमानदार होगा तो विल बी ऑनेस्ट, तैयार होगा विल बी रेडी। तो आप टू बी वर्ब के बारे में यहां पर देखें कि टू बी वर्ब जो है जिसके बाद नाउन आए, एडजेक्टिव आए या एडजेक्टिव प्लस नाउन आए, तो उस स्थिति में इज आर एम प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में वाज वेयर और फ्यूचर में विल बी या शैल बी, विल बी या
शैल बी जो होगा वह टू बी वर्ब होगा, लिंकिंग वर्ब भी होगा और मेन वर्ब भी होगा। तो लिंकिंग वर्ब का मतलब समझ में आ गया होगा, जिसका अर्थ अधूरा है। अगर ही विल बी है इतने हम छोड़ देंगे तो वाक्य का अर्थ पूरा होगा, वाक्य का अर्थ पूरा नहीं, इसलिए यह लिंकिंग वर्ब भी है। और इसको पूरा करने के लिए जो शब्द आया उसको क्या बताए, कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट का काम लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा किया इसमें, और उसका डिटेल हम आगे देखेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ए रेड कार। हैव जो है यहाँ पर टू हैव वर्ब है। इट टू हैव वर्ब का मतलब होता है रखना। तो कोई वस्तु रखेंगे, कोई व्यक्ति को आपके पास होगा। तो आई हैव ए रेड कार मतलब हैज हैव के बाद नाउन आए, नाउन बिल्कुल आना चाहिए, या एडजेक्टिव प्लस नाउन आए, हर हालत में नाउन आए, तो उस हैज हैव का अर्थ हो जाता है रखना। प्रेजेंट में टू हैव वर्ब हो गया हैज हैव, जैसे आई हैव ए रेड कार, ही हैज ए रेड कार। पास्ट में हो गया शी हैड ए ब्यूटीफुल गार्डन, देखिए अंतिम में नाउन जरूर आएगा, खाली एडजेक्टिव नहीं आ सकता है, नाउन निश्चित आना चाहिए, ताकि उस वस्तु को या व्यक्ति कोई भी हो उसको अपने अधिकार को दर्शाएगा, क्योंकि हैज हैव अधिकार दर्शाता है। उसके पास एक लाल कार है। तो प्रेजेंट में हो गया हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में देखिए आई शैल हैव दिस बुक, मेरे पास यह किताब होगी, मतलब के पास होना मतलब रखना। तो टू हैव वर्ब या फ्यूचर में हो गया। शी विल हैव ए कार, उसके पास एक कार होगी। तो टू हैव वर्ब मतलब रखना। यह भी जो आपका रखना अर्थ में जो आया है, पूछेगा कि हैज हैव का अर्थ रखना कब होगा, तो ध्यान देंगे कि हैज हैव के बाद या तो नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा। जैसे ही हैज ए कार, नाउन आया, ही हैज ए रेड कार, एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आ सकता है, लेकिन नाउन हर हालत में होगा। तो टू हैव वर्ब का मतलब क्या हो गया, टू हैव वर्ब का मतलब प्रेजेंट में हो गया हैज हैव, पास्ट में हो गया हैड, और फ्यूचर में हो गया विल हैव या शैल हैव। तो अब सोचे कि इस टू हैव वर्ब को रखना के अर्थ में यह टू हैव वर्ब भी है, तो टू हैव वर्ब मतलब रखना, यह लिंकिंग वर्ब भी है, क्योंकि इतना ही हम छोड़ देंगे तो इसका अर्थ अधूरा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर यह लिंकिंग वर्ब के रूप में है, और इसके अर्थ को जो पूरा कर रहा है यह कंप्लीमेंट के रूप में है। इसको मेन वर्ब कहेंगे क्योंकि यह रखना है, पोजेशन। आई हैव ए रेड कार मतलब जो वर्ब सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट, एक्शन स्टेट स्टेट तथा अधिकार, और इसको हिंदी में अधिकार, अंग्रेजी में पोजेशन, आपको वर्ब के परिभाषा में ही लिखे हैं, पोजेशन को दर्शाता है। तो इसको हम कहेंगे कौन सा वर्ब, टू हैव वर्ब। तो टू हैव वर्ब भी टू बी वर्ब की तरह लिंकिंग वर्ब भी है, क्योंकि इसका अर्थ अधूरा रहेगा, जो इसके अर्थ को पूरा करने के लिए आएगा उसको हम कंप्लीमेंट कहेंगे। तो यह मेन वर्ब भी होगा क्योंकि यह पोजीशन दर्शा रहा है, तो यह मेन वर्ब भी है। तो हम कह सकते हैं कि टू हैव वर्ब जो है, टू हैव वर्ब आपका मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब भी है। दोनों है। टू बी वर्ब भी आपका टू बी वर्ब भी था, लिंकिंग वर्ब भी था और मेन वर्ब भी था। ठीक है, अच्छा। तो टू हैव वर्ब का प्रेजेंट टेंस हैज हैव, टू हैव वर्ब का पास्ट टेंस हैड, टू हैव वर्ब का फ्यूचर टेंस शैल हैव या विल हैव होता है। ठीक है, आगे देखें, ही इज लर्निंग इंग्लिश। अब यहां पर देखिए इज आया है, इज के बाद लर्निंग आ रहा है, तो यहां पर इज के वजह से वर्ब में आईएनजी लग रहा है, तो आपको ई मेन वर्ब है,
मेन वर्ब किसको कहेंगे? जो वर्ब सब्जेक्ट के एक्शन, स्टेट तथा अधिकार को दर्शाता है। तो एक्शन दिखा रहा है, लर्निंग, यह मेन वर्ब है। और मेन वर्ब का पांचों रूप, जितना भी रूप छह फॉर्म्स हम बताए हैं, सभी रूप चलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इज जो है सहायता कर रहा है इसको लर्निंग में, लर्न में आईएनजी लगाने का कारण इजर एम आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब कहेंगे। और इजर एम के बाद यदि एडजेक्टिव या नाउन आ जाए तो इसको हम टू बी वर्ब कहेंगे, जहां पर इसका अर्थ होता है होना, बनना या रहना। यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं, यह कार्य के जारी रहने का बोध करा रहा है, बस और कुछ नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब किसको कहेंगे? यह वर्ब किसी मेन वर्ब की सहायता करता है। मेन वर्ब कौन है आपका? लर्निंग। तो इजर एम के वजह से वर्ब में आईएनजी लग रहा है, इसलिए यह हेल्पिंग वर्ब भी है, जिसको ऑक्सिलियरी वर्ब भी कह सकते हैं। आई हैव इनवाइटेड देम। अब देखिए, हैज हैव के बाद नाउन आ जाए तब तो यह टू हैव वर्ब, रखना क्रिया हो गया, इसका अर्थ रखना होगा। लेकिन हैज हैव के बाद मेन वर्ब आ रहा है तो यह भी ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि इसी हैज हैव के वजह से वर्ब का तीसरा रूप आया है। एम भी जो है आपका मेन वर्ब तीसरा रूप में आया है। तो यहाँ पर यह सहायता कर रहा है किसका? मेन वर्ब का, इसलिए यहाँ पर यह ऑक्सिलियरी वर्ब है या मेन वर्ब है। तो ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब का काम, ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? मेन वर्ब की सहायता करना। तो यहाँ पर सहायता कर रहा है, यहाँ पर इज जो है सो मेन वर्ब की सहायता कर रहा है, तो इसमें आईएनजी लगा। इसमें हैज हैव जो है मेन वर्ब की सहायता कर रहा है, जिसके चलते वर्ब का तीसरा रूप आया है, इसलिए यह ऑक्सिलियरी वर्ब हुआ या हेल्पिंग वर्ब, दोनों एक ही चीज है, दोनों का काम है सेम, मेन वर्ब की सहायता करना। अब देखिए, इनवाइटेड एक्शन है, तो इसका मतलब कि जो वर्ब सब्जेक्ट के एक्शन, स्टेट तथा अधिकार, पोजीशन को दर्शाता है वह मेन वर्ब है। और मेन वर्ब में एक पॉइंट आओ याद रखिएगा कि उसका जो वर्ब फॉर्म है 6 होता है। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें इनवाइटेड है, तो इनवाइट पहला रूप हो गया प्रेजेंट टेंस में, और प्लूरल, क्योंकि वर्ब का पहला रूप प्लूरल, दूसरा इनवाइटेड, तीसरा भी इनवाइटेड, चौथा इनवाइटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पांचवा इनवाइट्स सिंगुलर हो गया, और छठा हैविंग इनवाइटेड, आमंत्रित करके। इसका मतलब वर्ब का 6 रूप चला इसमें। तो मेन वर्ब का एक और पहचान है, जिस वर्ब का 6 रूप चलता हो वह मेन वर्ब है। और मेन वर्ब का जो ग्रामेटिकल जो परिभाषा है वह है जो वर्ब सब्जेक्ट के एक्शन, कार्य, स्टेट अवस्था या पोजीशन, अधिकार को दर्शाता है, वह वर्ब मेन वर्ब होता है। ठीक है, अगला देखें, राम इज वांटिंग टू प्ले क्रिकेट। अब यह वाक्य गलत है। अब इजारा में तो वर्ब में तो आईएनजी लगेगा, लेकिन ऐसा प्रयोग होता नहीं। आई एम वांटिंग, ही इज नोविंग इंग्लिश, ऐसा होता नहीं। इसका हम जो है आपको टाइम एंड टेंस में ही इसके बारे में समझाए हैं, बताए हैं। तो कहता है कि यह गलत है, सही क्या होना चाहिए? राम वांट्स टू प्ले क्रिकेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों इसका प्रयोग गलत हुआ? कहता है कि जिस वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं हो, मतलब ये ऐसे वर्ब के ग्रुप में है वांट, जिसका कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होता है। तो जिस वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है उस वर्ब को नॉन प्रोग्रेसिव या स्टैटिक वर्ब कहते हैं। कौन वर्ब हुआ? नॉन प्रोग्रेसिव या स्टैटिक वर्ब कहते हैं। इसमें आपको बताए हैं वांट, लाइक, अंडरस्टैंड, नो, सीम, अपीयर, सी, देखना के अर्थ में।
मिलना के अर्थ में हो जाएगा कंटिन्यूअस में। जैसे ही इज सीइंग मोहन टुमारो, वह मोहन से कल मिल रहा है। तो मिलना के अर्थ में, इसलिए हमने देखना लिखा है, मिलना के अर्थ में सी का प्रयोग होता है तब कंटिन्यूअस में हो जाएगा। डिसलाइक, विश, डिजायर, ये सभी वर्ब नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब या स्टैटिक वर्ब कहलाते हैं, जिनका प्रयोग कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। ऐसा नहीं बना सकते हैं कि आई एम लाइकिंग दिस बुक, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर स्पीच, ही इज नोइंग इंग्लिश, ही इज सीमिंग टू बी ऑनेस्ट। ऐसा प्रयोग गलत है, क्योंकि यह नॉन प्रोग्रेसिव ग्रुप में है। तो इसलिए नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब किसको कहते हैं, या स्टैटिक वर्ब, जिस वर्ब का प्रयोग स्थिरता को जाहिर करता है, इसलिए उसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। इसलिए वैसे वर्ब को हम नॉन प्रोग्रेसिव या स्टैटिक वर्ब कहते हैं। अब देखिए यहां पर कंप्लीमेंट का कार्य लिंकिंग वर्ब या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करना है। आगे आपका कंप्लीमेंट, जैसे सी इज ए सिंगर, तो देखिए लिंकिंग वर्ब हुआ, जिसको टू बी वर्ब भी बताए थे, लिंकिंग वर्ब हुआ, इसका अर्थ अधूरा है। तो कंप्लीमेंट का काम क्या है कि कंप्लीमेंट का कार्य लिंकिंग वर्ब या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करना है। तो पहले हम लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा कर रहे हैं। जैसे सी इज ए सिंगर, तो कंप्लीमेंट हो गया आपका नाउन, टू ये लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा कर रहा है। शी इज ऑनेस्ट, यहाँ कंप्लीमेंट हो गया आपका एडजेक्टिव। ही हैज टू कम, यहाँ टू कम कंप्लीमेंट हो गया इंफिनिटिव रूप में, कंप्लीमेंट इंफिनिटिव है। सीइंग इज बिलीविंग, देखना तब विश्वास करना, यहाँ बिलीविंग जीरेंड है, तो कंप्लीमेंट के रूप में यहाँ पर जीरेंड है। दिस इज व्हाट ही सेड, तो जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो उसे एक क्लॉज कहते हैं, तो यहाँ पर कंप्लीमेंट के रूप में एक क्लॉज है। अर्थात लिंकिंग वर्ब के अर्थ को जो पूरा करता हो उसे कंप्लीमेंट कहते हैं। और कंप्लीमेंट निम्नलिखित हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, इंफिनिटिव हो सकता है, जीरेंड हो सकता है, और एक क्लॉज भी हो सकता है। इसका मतलब जब वाक्य में कंप्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा करता है तब उसे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। जब वाक्य में कंप्लीमेंट लिंकिंग वर्ब, सब लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा कर रहा है, लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वह कंप्लीमेंट सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। अर्थात उस वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में विस्तार रूप से बताता है। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में कंप्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बतलाता है, उसका इंट्रोडक्शन देता है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक और एग्जाम्पल देंगे तो यहां पर कंप्लीमेंट आपका पूरा हो जाएगा साथ साथ। He is honest, he is a dancer। यहां पर देखिए टू, यहां पर लिंकिंग वर्ब जो आया, इस लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा किया कौन, ऑनेस्ट, जो कि एक एडजेक्टिव है। ए डांसर पूरा कर रहा है, इसका मतलब यह जो है सो नाउन है। और आपने देखा था कंप्लीमेंट के रूप में इंफिनिटिव भी आया था, टू कम इंफिनिटिव है, जीरेंड आया था बिलीविंग, एक क्लॉज भी आया था पूरा करने के लिए, टू बी वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए। तो इस कंप्लीमेंट, ये जो कंप्लीमेंट आया एडजेक्टिव या नाउन, तो इस कंप्लीमेंट को हम क्या बताएं, इस कंप्लीमेंट को हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहा।
सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में क्या होता है कि उसमें टू बी वर्ब के अर्थ को पूरा कर करके, टू बी वर्ब के अर्थ को पूरा कर करके वह सब्जेक्ट के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देता है, सब्जेक्ट के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देता है। तो एक प्रयोग ये हुआ सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। और अब दूसरा क्या है, यहां पर लिखे हैं कि कंप्लीमेंट का कार्य लिंकिंग वर्ब, पहला काम हुआ कि लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा किया। अब दूसरा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के भी अर्थ को पूरा करता है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन उसका अर्थ अधूरा है, उसके भी अर्थ को पूरा करता है। तो यहां पर एक और एग्जाम्पल देखिए, यहां पर I found him sleeping, मैंने उसे सोते हुए पाया। I आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, फाउंड आपका वर्ब हो गया, हिम इसका ऑब्जेक्ट है। तो आई फाउंड हिम अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका अर्थ अधूरा है, इसके अर्थ को कोई पूरा नहीं, यह अर्थ अधूरा है। अब इसके अर्थ को पूरा करने के लिए कौन आया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सोते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल आया। तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल किस रूप में काम किया, कंप्लीमेंट के रूप में। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दोनों आया है, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दोनों आया है, उसके बाद भी उस वाक्य का अर्थ अधूरा है, और उसको पूरा करने के लिए जो शब्द आ रहा है वह कंप्लीमेंट है, और वह कंप्लीमेंट यहां किस रूप में है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है। तो इस कंप्लीमेंट को क्या कहेंगे, टू बी वर्ब या लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए आया, तो उस कंप्लीमेंट को हमने सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहा। लेकिन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आने के बाद भी अर्थ अधूरा है, तो उसके अर्थ को जो पूरा करता है उस कंप्लीमेंट को हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। तो यहीं पर हम इसको विस्तार से समझ लें। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट किसको कहेंगे, जो टू बी वर्ब के अर्थ को पूरा करे। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट किसको कहेंगे, जो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द आए उसको हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। तो इस तरह से कंप्लीमेंट के दो प्रकार हुए, उसका प्रयोग आपने समझा। अब हम अगले पार्ट में कुछ अन्य वर्ब और उससे रिलेटेड शब्दों का हम प्रयोग देखेंगे। धन्यवाद।